हेलो एवरीवन। बीए सेकेंड ईयर के राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर में हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में आज हमारे अध्ययन का बिंदु है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 अत्यंत महत्वपूर्ण चरण था भारत के संवैधानिक विकास का। भारत के संविधान में भारत शासन अधिनियम से बहुत सारे प्रावधान थे जिनसे हमने प्रेरणा ग्रहण की। अब आइए देखते हैं एक एक करके भारत में संवैधानिक विकास के क्रम में भारत शासन अधिनियम के क्या प्रावधान थे। सबसे पहले हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम की पृष्ठभूमि। संवैधानिक विकास का दूसरा चरण भारत शासन अधिनियम सन 1919 से प्रारंभ होता है। इस अधिनियम के आधार पर प्रांतों में हस्तांतरित विषयों के क्षेत्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। उत्तरदायी शासन की ओर अग्रसर करने में इस अधिनियम की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इसलिए इस अधिनियम का अध्ययन हमारे पाठ्यक्रम की दृष्टि से भी और सामान्य अध्ययन यानी जीके के हिसाब से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम के निर्माण में जिन परिस्थितियों का योगदान रहा उनकी जानकारी हमें होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम देखते हैं कि किन पृष्ठभूमि में ये अधिनियम पारित हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार से जो 1909 में पारित हुआ था, लागू हुआ था, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उस अधिनियम में बहुत जो अपेक्षाएं थी भारतीय लोगों की वो पूरी नहीं हुई थी, तो उससे उत्पन्न जो निराशा थी वो भी एक कारण रहा भारत शासन अधिनियम पारित होने में। मार्ले मिंटो सुधार से उत्पन्न निराशा के निराकरण के लिए नई राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई थी और इसीलिए उन भावनाओं को देखते हुए भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया था। नवीन राष्ट्रीय भावना के उदय के कारण ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए तैयार हुई और इस बात के लिए प्रेरित हुई कि भारतीयों के असंतोष को दूर करने के लिए कुछ और उत्तरदायी शासन से संबंधित प्रावधान लागू किया जाए। सन 1909 में स्थापित दरबार श्रेणी के शासन को परिवर्तित करने के उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सन 1916 में लखनऊ समझौते ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के परस्पर एक दूसरे को निकट लाने में मदद की थी। पहले विश्व युद्ध ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्रदान किया था। आत्मनिर्णय के सिद्धांत को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से लड़े जा रहे पहले इस विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक नवीन उत्साह का सृजन किया था। पहले महायुद्ध ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि भारतीयों में उत्तरदायित्व को ठीक से निर्वाह करने की क्षमता है और इन परिस्थितियों ने सुधार हेतु एक नवीन चिंतन की प्रेरणा दी। सुधार के लिए सन 1916 में लखनऊ समझौते के अंतर्गत एक योजना प्रस्तुत की गई थी। केंद्रीय परिषद के 10 निर्वाचित सदस्यों ने 19 व्यक्तियों के स्मरण पत्र, याद रहे 19 व्यक्तियों के स्मरण पत्र के अंतर्गत ये मांग की थी कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए और भारत सचिव की भारत परिषद को समाप्त कर दिया जाए। सन 1918 में गोपाल कृष्ण गोखले ने के जो राजनीतिक टेस्टामेंट में सुधार हेतु कई सुझाव दिए थे। भावी सुधारों से संबंधित एक योजना इंग्लैंड के राउंड टेबल ग्रुप ने भी बनाई थी। इसने भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना का सुझाव दिया था। मिस्टर कर्टिस के एक सहयोगी विलियम ड्यूक ने ड्यूक आवेदन में प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना का सुझाव दिया था। ड्यूक का यह विचार कर्टिस के विचारों पर आधारित था, अतः कर्टिस को भारत में द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। ध्यान रहे, कर्टिस को भारत में द्वैध शासन का जनक कहा जाता है और ये सभी योजनाएं 20 अगस्त 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा का परिणाम थी। अब हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख प्रावधान। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस अधिनियम के प्रावधानों से पहले हम देख लेते हैं इसकी प्रस्तावना। इस अधिनियम के निर्माण में तत्कालीन भारत मंत्री मॉन्टेगू और तत्कालीन गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड का योगदान था, इसलिए इस सुधार को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जब संविधान बनाया जाता है तो संविधान बनाने के उद्देश्य, संविधान की प्रस्तावना आदि का उल्लेख किया जाता है। इसीलिए सन 1919 में भारत शासन अधिनियम में भी
प्रस्तावना का समावेश किया गया था। और जो उद्देश्य इसमें बताए गए थे वो इस तरह से थे कि ब्रिटिश संसद की यह घोषित नीति है कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक अभिन्न अंग रहेगा। ब्रिटिश भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ब्रिटिश शासन का लक्ष्य होगा। भारतीय जनता की प्रगति और कल्याण के लिए उत्तरदायी ब्रिटिश संसद ही उत्तरदायी शासन के प्रत्येक चरण की प्रगति का निर्धारण करेंगे। ब्रिटिश संसद इस दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय इस संबंध में भारतीय जनता के सहयोग के आधार पर करेगी। इस दिशा में प्रगति ब्रिटिश भारत के प्रांतों में की जाएगी, इसलिए प्रांतीय मामलों में प्रांतों को पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता दी जाएगी। अगर देखा जाए तो प्रस्तावना के इन उद्देश्यों से स्पष्ट होता है कि यह प्रस्तावना मोंटेग्यू घोषणा के अनुरूप ही थी। इस प्रस्तावना से जो बातें स्पष्ट होती हैं उनको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ब्रिटिश संसद सदैव भारत में अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहती थी। उत्तरदायी शासन की स्थापना क्रमिक रूप से धीरे धीरे की जाएगी और भविष्य में किए जाने वाले सुधार भारतीयों के सहयोग और उनके उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता के आधार पर अवलंबित होंगे। अब देखते हैं कि महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या इस अधिनियम से किए गए थे। सबसे पहले देखते हैं गृह सरकार से संबंधित क्या प्रावधान किए गए थे। भारत का शासन ब्रिटेन से संचालित होता था और वहाँ से भारतीय शासन को संचालित करने वाली संस्थाएं थी राजा, संसद, वहाँ का मंत्रिमंडल, भारत सचिव और भारत परिषद। इन सारी संस्थाओं को सामूहिक रूप से गृह सरकार कहा जाता था। यानी कि ब्रिटेन में जो संस्थाएं भारत के मामलों को देखती थी वो गृह सरकार थी। गृह सरकार में भारत सचिव और भारत परिषद महत्वपूर्ण अंग थे और इनमें जो परिवर्तन किए गए वो इस तरह से था कि भारत परिषद का कार्यकाल 7 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया था। पहले इसका कार्यकाल 7 वर्ष था। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। परिषद के कम से कम आधे सदस्य ऐसे हों जो अपनी नियुक्ति से पहले भारत में कम से कम 10 साल रह चुके हों और जिन्हें भारत छोड़े 5 साल से अधिक समय नहीं हुआ हो। भारतीय प्रशासन पर भारत सचिव का नियंत्रण पहले के जैसे ही बना रहा। भारतीय शासन के हस्तांतरित क्षेत्र में गृह सरकार के हस्तक्षेप को कम कर दिया गया। फिर भी भारत सचिव अधीक्षण, नियंत्रण और नियंत्रण के अधिकार के अंतर्गत हस्तांतरित विषयों में हस्तक्षेप कर सकता था। भारत सचिव भारत प्रशासन का एक मुगल सम्राट की तरह बना रहा। इस अधिनियम द्वारा भारत का हाई कमिश्नर के पद का सृजन किया गया था। वह अधिकारी ब्रिटेन में भारत के हितों की देखरेख करता था। ये कार्य इसके पूर्व भारत सचिव द्वारा किए जाते थे। इस पद के सृजन से भारत सचिव के अधिकार कम हो गए थे। अब देखते हैं केंद्रीय शासन से संबंधित क्या परिवर्तन किए गए थे। जो भारत में केंद्रीय सरकार थी उसमें क्या परिवर्तन हुए। केंद्रीय सरकार में कौन कौन सी संस्थाएं आती थी? गवर्नर जनरल, कार्यकारिणी परिषद और केंद्रीय विधान परिषद। इनमें जो परिवर्तन हुए वो इस तरह से थे कि केंद्र में निरंकुश और अनुत्तरदायी शासन पहले के जैसा बना रहा। केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य न तो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य थे और न ही उसके प्रति उत्तरदायी। ये भारत सचिव और ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद जो गवर्नर जनरल की होती थी में भारतीयों की नियुक्ति की व्यवस्था की और कुछ अन्य परिवर्तन भी किए गए थे। कार्यकारिणी पर पहले से लगा संख्या संबंधी प्रतिबंध हटा दिया गया था। कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ा करके 3 कर दी गई थी और भारतीय उच्च न्यायालय के करीब के 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले वकील परिषद के विधि सदस्य नियुक्त किए जाने योग्य माने गए। गवर्नर जनरल की शक्तियां असीमित, निरंकुश और अनुत्तरदायी जो पहले जैसी थी वैसी ही बनी रही। उसे अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान की गई। गवर्नर जनरल की व्यापक शक्तियों के आधार पर लॉवेल एक विचारक है, इन्होंने कहा था कि रूस के जार और भारत के गवर्नर जनरल कभी कभी विश्व के महान तानाशाह कहे गए हैं। केंद्र में एक सदन वाली व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक बना दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। उच्च सदन को राज्य परिषद और निम्न सदन को विधानसभा का नाम दिया गया। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 रखी गई। इनमें से 33 सदस्य मनोनीत होते थे और विधानसभा जो दूसरा सदन था उसके 140 उसकी सदस्य संख्या रखी गई। इनमें से 103 सदस्य निर्वाचित और बाकी के गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे।
103 निर्वाचित सदस्यों में से 51 सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से और 32 सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों से, जिसकी जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जिसका सूत्रपात 1909 के अधिनियम में हमने पढ़ा था उसके अनुसार किया गया, और 20 विशेष हितों के चुनाव क्षेत्रों से चुने जाते थे। अब हम देखते हैं प्रांतीय शासन से संबंधित विशेषताएं। प्रांतीय शासन से संबंधित विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो था वो था प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था हमारे पाठ्यक्रम में एक अलग से बिंदु के रूप में दी गई है, उसका हम एक अलग वीडियो में इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। सुपरफिशियली तौर पर हम यहाँ पर इसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना के लिए प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। द्वैध शासन का मतलब ही होता है दोहरा शासन। 2 विषयों को जो 2 भागों में बांटा गया था वो था आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का प्रशासन किसके पास था? कार्यकारिणी परिषद के सदस्य, और कार्यकारिणी के सदस्य गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते थे। दूसरे प्रकार के विषय थे हस्तांतरित विषय, इनका संचालन मंत्रियों के हाथ में होता था। ये मंत्री प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस व्यवस्था ने प्रांत के प्रशासन को 2 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया था, इसीलिए इस व्यवस्था को द्वैध शासन का नाम दिया गया। इसके बारे में हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों का समावेश। अधिनियम के अनुसार कुछ प्रांतों में कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 और कुछ प्रांतों में 2 निश्चित की गई। प्रांतों की कार्यकारिणी परिषद में आधे सदस्य भारतीय रखने की व्यवस्था की गई थी। प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन इसमें किया गया। इस नई व्यवस्था में प्रांतों में 70% निर्वाचित सदस्य और 20% सरकारी मनोनीत सदस्य और 10% गैर सरकारी मनोनीत सदस्य की व्यवस्था की गई थी। मताधिकार और निर्वाचन से संबंधित विशेषताओं की हम बात करें तो मताधिकार का विस्तार किया गया था, मत देने के अधिकार में वृद्धि हुई और इस कारण से लगभग भारत की 10% जनता को मतदान का अधिकार प्राप्त हो गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की हम बात करें तो इसमें 1909 के अधिनियम के अंतर्गत जो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, इस अधिनियम के द्वारा इसका विस्तार और अधिक कर दिया गया। इसमें सिखों, ईसाइयों, यूरोपियनों और आंग्ल भारतीयों, एंग्लो इंडियन को भी अलग से निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। अब हम बात करें विशिष्ट विशेषताओं की तो इसमें हाई कमिश्नर के एक नए पद का सृजन किया गया जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता था और इंग्लैंड में भारत के हितों की वो देखभाल करता था। दूसरा, विकेंद्रीकरण का सूत्रपात इसमें किया गया। जो लॉर्ड कर्जन के समय की केंद्रीयकरण की नीति थी उसमें कुछ बदलाव करके कुछ अधिकार प्रांतों को दे दिए गए थे। संघ जैसी व्यवस्था का एक तरह से सूत्रपात किया गया था, यानी कि केंद्र को कुछ विषय दिए गए और कुछ विषय प्रांतों को दे दिए गए, तो केंद्र और प्रांतों को विषय का थोड़ा बहुत आंशिक रूप से एक तरह से बंटवारा किया गया। प्रयोगकालीन उपाय अगर देखें इसमें तो एक संक्रमणकालीन एक व्यवस्था थी इस अधिनियम में। इस अधिनियम के लागू होने के 10 साल के बाद रॉयल कमीशन इसके क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा, ये इसमें कहा गया। इस अधिनियम कमीशन को उत्तरदायी शासन के अगले चरण के बारे में सुझाव देने का अधिकार था। भारत सचिव मोंटेग्यू का ये कथन इस अधिनियम के प्रयोगकालीन स्वरूप को स्पष्ट करता है कि ये तो एक अंतरकालीन उपाय है। भारत का ब्रिटिश संसद द्वारा शासन और भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन के बीच ये एक पुल के समान है। यानी कहा जाए कि ये भारत शासन अधिनियम एक तरह से भारत के लिए एक संक्रमणकालीन व्यवस्था थी जिसकी समीक्षा के लिए एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की बात इसी अधिनियम में कह दी गई थी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 1919 के अधिनियम की जो द्वैध शासन की प्रणाली थी वो क्या थी।